रात के 12 बज रहे थे। रास्ता ठीक तरह मालूम नहीं था, फिर भी वह झील की तरफ चली जा रही थी। तभी एक टैक्सी पास से निकली और आगे जाकर रुक गई। सुदेश के प्राण सूख गए। आकाश से गिरी, खजूर में अटकी। जाने अब क्या हो, कौन हो? कहीं सुरेश ही तो नहीं? सुरेश नहीं था, पर जो अजनबी था वह बहुत अपना सा लग रहा था। चेहरा दाढ़ी मूंछ में छिपा था, पर ईमानदारी, भोलापन, सच्चरित्रता आंखों से छलकी पड़ रही थी। वह सरदार सतवंत सिंह टैक्सी ड्राइवर था। सुदेश ने परदेश में पहली बार किसी सरदार को देखा था। उसे लगा जैसे वह पंजाब में कहीं अपने गांव में खड़ी है। भारतीय स्त्री को देखकर सतवंत सिंह भी चौंका। वह उसे बेहद डरी हुई दिख रही थी। सतवंत ने अनुमान लगाया कि वह झील में डूबकर आत्महत्या करने जा रही है। उसने अधिक पूछताछ न करके टैक्सी का पीछे का द्वार खोलकर एक प्रकार से जबरन सुदेश को भीतर ढकेल दिया। अपने डेरे पर पहुंचकर सुदेश को सब तरह से तसल्ली देकर उसकी आपबीती सुनी। सुदेश ने जब कहना बंद किया तो सतवंत सिंह की आंखें नम हो चुकी थीं। 3 साल पहले उसकी अपनी सगी बहन सुरेंद्र कौर को भी कोई डॉक्टर इसी प्रकार ब्याह कर ले आया था। बहुत दिनों बाद बहन ने जैसे तैसे किसी प्रकार फोन किया थी, पर जब तक सतवंत यहां तक पहुंचने का जुगाड़ कर पाया, वह जीवन से तंग आकर आत्महत्या कर चुकी थी। उसने ऐसे कितने ही किस्से सुनाए कि किस प्रकार प्रवासी भारतीय छुट्टियों में देश जाने पर विवाहित होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं। कोई कोई तो मोटा दहेज भी समेट लेते हैं। उस लड़की को फिर रखैल की तरह रख लेते हैं। पतिव्रता भारतीय स्त्री पति को सब कुछ मानने वाली, रोधोकर जिंदगी से समझौता कर लेती है। जिस हाल में पति रखे उसी में खुश रहने की कोशिश करती है। कुछ तो इतने नीच होते हैं कि अपनी पत्नी को बेच तक डालते हैं। अक्सर ऐसी शादियां चटपट हो जाती हैं। लड़के की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का स्वदेश में किसी को पता नहीं रहता। जैसा कह दिया वैसा मान लिया। लड़कियों को भी विदेश घूमने का चाव रहता है। इससे अभिभावक का बोझ सहज ही हल्का हो जाता है। कन्या के साथ क्या बीत रही है, कौन देखने आता है, किसको खबर मिलती है। सतवंत ने सुदेश के आंसू पोंछे। वह सतवंत से भारत पहुंचा दिए जाने की जल्दी कर रही थी, पर सतवंत ने कहा कि अपराधी को भी तो कुछ दंड मिलना चाहिए। उसने अपने जान पहचान के एक वकील से सलाह की। तदनुसार उसने सुदेश के घर फोन कर शादी पर छपे निमंत्रण पत्र की तथा शादी में खींचे सभी फोटोग्राफों की प्रतियां मंगाई। वकील के माध्यम से ये सब चीजें सुजेन के पिता को दिखाई गईं। वह करोड़पति एकदम भड़क गया। सुरेश से बात करने से पहले उसने सुरेश और सुदेश के कुछ युगल चित्र सुजेन को दिखाए। शादी के फोटो सुजेन गंभीरता से देखती रही। शायद वह उसे कोई धार्मिक रीति रिवाज समझ रही थी। वर वधू के वेश में सुरेश व सुदेश ठीक से पहचाने भी नहीं जा रहे थे, पर नैनीताल के फोटो देखकर तो सुजेन एकदम बिदक गई। कहीं झील में नाव पर, कहीं पहाड़ी की चोटी पर, कहीं जुल्फें संवारते हुए, कहीं शरारत से मुस्कुराते हुए। चित्रों से दिलों की धड़कनें साफ सुनाई पड़ रही थीं। इन चित्रों में सुदेश को सुजेन ने पहचान लिया। घर पहुंचते ही उसने सुरेश की खबर ली। तुम तो उसे नौकरानी बताते थे, क्या तुमने उससे शादी नहीं की है? तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मुझ में क्या कमी थी? क्या मैं सुंदर नहीं थी? क्या मुझे सलीका नहीं आता था? क्या मैं कम पढ़ी लिखी थी? क्या नहीं था मुझ में? तुम्हें नौकरी दिलाई, फ्लैट का मालिक बनवाया, गाड़ी दिलाई, क्या नहीं दिया? लेकिन तुम और उसने गुस्से में गालियां बकनी आरंभ कर दी। सुरेश ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस रात सुजेन ने शयन कक्ष के दरवाजे नहीं खोले। स्टोर में जहां सुदेश रात काटती थी, वहीं उसे भी करवटें बदलनी पड़ी। वह बहुत परेशान था। सुदेश गायब हो चुकी थी। वह अब कहां है, उसे इस बारे में कोई पता नहीं। हवाई अड्डे पर उसने हुलिया लिखा दिया। यह तो वह जान चुका था कि अभी वह वहीं अमेरिका में है। वैसे उसका जाना भी मुश्किल था। उसके पास किराए के पैसे कहां थे? नहीं, वह कुछ तौर तरीका जानती है, पर आखिर सुजेन को किसने भड़का दिया? वह कुछ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। सुदेश के गायब हो जाने की उसे इतनी चिंता नहीं थी जितनी सुजेन के ऐंठ जाने की। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी यदि किनारा कर गई तो सुदेश के बारे में उसे लगता था कि वह रेल या ट्रक से कहीं मरकट गई होगी या उसने किसी प्रकार से आत्महत्या कर ली होगी। उसे तो सुजेन की चिंता थी। अगले दिन कंपनी के डायरेक्टर और सुजेन के पिता ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। सुरेश के चिंतित चेहरे को देखकर कोई भी सच्चाई का सहज अनुमान लगा सकता था। उसने अपनी सफाई देते हुए कहा कि इस सारे कांड के पीछे कोई ऐसा आदमी है जो डरा धमका कर अपना काम निकालना चाहता है।
व्यवहार कुशल डायरेक्टर ने सुरेश को 1 सप्ताह का समय दिया। तूने तो पढ़े लिखों के भी कान काट दिए। वह सुदेश को देशी कहकर पुकारता था, उसी प्रकार जैसे सुजैन सुरेश को रेशी कहकर पुकारती थी। वहां ऐसी ही प्रथा थी। अधिक लाड़ में किसी को संबोधित करना होता था तो अंतिम 2 शब्दों पर ई की मात्रा लगा दी जाती थी। सतवंत ने भी वतन लौटने का प्रोग्राम बना लिया। न्यूयॉर्क में उसके कुछ जानकार लोग थे। टैक्सी और जेवर का ठीक ठाक सौदा हो गया। बिना पूर्व सूचना के एक शाम सुदेश सतवंत के साथ 7 समंदर पार कर अंबाला में अपने घर के द्वार पर खड़ी थी। घर वाले हैरान थे। उससे भी बड़ी हैरानी की बात थी सतवंत का साथ होना। सुदेश के छोटे भाई बहन खुसुर फुसुर कर रहे थे। शादी पर तो जीजाजी की दाढ़ी मूंछ नहीं थी। सबसे छोटी बेबी बोली, मैं बताऊं चकली होगी। बच्चों के सो जाने के बाद सुदेश ने अपनी करुण कहानी घर वालों को सुनाई। पीठ उघाड़ कर मार के निशान दिखाए। उन्हें बताया कि घर से भागते समय उसे यह आशा नहीं थी कि अब वह कभी माता पिता से मिल भी सकेगी। सतवंत का वह लाख लाख शुक्रिया कर रही थी। वह नहीं मिलता तो पता नहीं आज वह कहां होती।